राव साहब, आप तो पीछा छुड़ा रहे हैं। मतलब जिम्मेवारी, आप कांग्रेस के इतने बड़े नेता सरकाघाट से, तो आप कह रहे हैं कि जिम्मेवारी हमारी नहीं। जिम्मेवारी तो मुख्यतः पहली आपकी बनती है। नहीं नहीं, ये भ्रष्ट हैं हम, ठीक है। लेकिन जिम्मेवारी इस क्षेत्र से मुझे नहीं दी गई थी, जिम्मेवारी किसी और लोगों को दी गई थी। मैं पीछे छुड़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ। जिम्मेवारी और लोगों को दी गई थी, और मैं दोबारा इस बात को रिपीट करता हूँ, उनसे इस बात का प्रश्न करना चाहिए। आपके सामने बात खुल के नहीं करता। जिनको पैसा दिया गया, जिनको मैनेजमेंट के लिए वह पार्टी ने सारे साधन उपलब्ध किए, उनसे इस बात को का प्रश्न करें तो बेहतर होगा। है, और जिम्मेवारी तो आप तो पैनल में मुख्यमंत्री के नहीं उनके नहीं साथ है। नहीं, हम हैं, वरिष्ठ नेता हैं, हमारे से जो हो सका हमने किया, लेकिन जिम्मेवारी हमको नहीं दी गई थी। जिम्मेवारी और लोगों को दी गई थी, और वही लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। राव साहब, आप देखिए, लोकसभा के चुनाव तो हो गए, पार्टी भी जीत गई, परंतु नेताओं की कहाँ तक, मतलब हम उनका रिस्पांस जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और इसी नतीजे को लेकर आज हम हिमाचल प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेता रंगीला राम राव जी के पास पहुंचे हैं, और लोकसभा के चुनावों में पूरे मंडी लोकसभा क्षेत्र में जो हार का कारण रही कांग्रेस की, कम से कम विक्रमादित्य सिंह 70-80 हज़ार वोटों से जो थे वो पीछे रहे। और सबसे बड़ी बात, जहां से सरकाघाट की अगर हम बात करें तो सरकाघाट में भी कांग्रेस भाजपा के मुकाबले 13-14 मतों से जो थी वो भाजपा सरकाघाट से जीती। राव साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सीधा पहला प्रश्न यही रहेगा। चुनावों से पहले हमने आपका इंटरव्यू किया था, आपने कहा था कि बहुत अच्छी पार्टी जीतेगी। हालांकि हार जीत जो है एक ज़िंदगी का हिस्सा है, परंतु लोकसभा मंडी के क्षेत्र में जो विक्रमादित्य सिंह जी की जो मतलब पीछे रह गए चुनावों में 80 हज़ार वोटों से, और मुख्यतः कांग्रेस की बात करें सरकाघाट से, आपकी पार्टी को 14 हज़ार वोट जो थे वो कम मिले इन कंपैरिजन टू भाजपा से, क्या कहेंगे आप? इसमें ऐसा है, इसके लिए तो जिनको यहाँ से जिम्मेदारी दी थी, उनसे इस बात का प्रश्न करें तो बेहतर रहेगा। और हमको तो जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, तो जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उनसे इस प्रश्न को किया जाए तो अच्छा होगा, और उनकी जिम्मेदारी इसके लिए तय भी होनी चाहिए। नहीं राव साहब, आप एक कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, और जिम्मेवारी तो आप तो पैनल में मुख्यमंत्री के नहीं उनके नहीं साथ है। नहीं, हम हैं, वरिष्ठ नेता हैं, हमारे से जो हो सका हमने किया, लेकिन जिम्मेवारी हमको नहीं दी गई थी। जिम्मेवारी और लोगों को दी गई थी, और वही लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। राव साहब, आप तो पीछा छुड़ा रहे हैं। मतलब जिम्मेवारी, आप कांग्रेस के इतने बड़े नेता सरकाघाट से, तो आप कह रहे हैं कि जिम्मेवारी हमारी नहीं। जिम्मेवारी तो मुख्यतः पहली आपकी बनती है। नहीं नहीं, ये भ्रष्ट हैं हम, ठीक है। लेकिन जिम्मेवारी इस क्षेत्र से मुझे नहीं दी गई थी, जिम्मेवारी किसी और लोगों को दी गई थी। मैं पीछे छुड़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ। जिम्मेवारी और लोगों को दी गई थी, और मैं दोबारा इस बात को रिपीट करता हूँ, उनसे इस बात का प्रश्न करना चाहिए। सर, तो चलिए, जिम्मेवारी सरकाघाट की अगर हम बात करें, आपने जैसे कहा कि जिम्मेदारी किसी और को की थी, परंतु पूरे मंडी लोकसभा क्षेत्र की हम बात करें, कंगना रनावत जी भांवला क्षेत्र के आती हैं, 2 महीने हुए उनको आए हुए, परंतु पूरे मंडी लोकसभा क्षेत्र की बात करें, एक नया कैंडिडेट जिनको राजनीति का अभी इतनी जिज्ञासा नहीं है, परंतु फिर भी पूरे मंडी लोकसभा क्षेत्र से 80 हज़ार वोटों को लीड ले गई, इसके ऊपर आप क्या कहें? ऐसा है, ये बड़ी दुख की बात है, और इससे हमारी पार्टी को बड़ा आघात भी पहुंचा हुआ है, और हमारी पार्टी का इससे बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। और ये बात ठीक है, कल की वो लड़की आज हमारी मेंबर पार्लियामेंट बन गई, और हमारी सबसे पुरानी पार्टी है, और सबसे बड़ी पार्टी है इस देश की। तो इससे हमारी पार्टी का हारना ये बड़ी दुख की बात ही है, बड़ी शर्म की बात भी है। और मैं दोबारा इस बात को रिपीट करता हूँ कि जिन जिन को
यहाँ का जिम्मेदार बनाया था, उनसे इस बात को प्रश्न करें तो ठीक है। अब मैं आपके सामने बात खुल के नहीं करता। जिनको पैसा दिया गया, जिनको मैनेजमेंट के लिए पार्टी ने सारे साधन उपलब्ध किए, उनसे इस बात को का प्रश्न करें तो बेहतर होगा। अच्छा राव साहब, ये तो होगी आपकी लोकसभा क्षेत्र की मंडी की बात, परंतु फिर भी अभी भी भाजपा पूरी कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे पर भी घेरती आई कि देखिए चुनावों से पहले आप ही की पार्टी ने 300 यूनिट फ्री करने की बात करी थी। हालांकि जो भाजपा ने 125 यूनिटें फ्री दी थी वो भी कहीं ना कहीं सरकार को बंद करनी पड़ रही हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने की सरकार ने जो गरीब लोग हैं, बीपीएल परिवार है, उनकी बिजली तो नहीं बंद की है। कांग्रेस हमारी सरकार ने उन लोगों की बिजली बंद की है जो टैक्स पेयर्स हैं। तो यदि नीयत हमारी सरकार की ये है कि गरीब की मदद करनी है और टैक्स पेयर से पैसा लेने की बात है, तो बुरी बात नहीं है। लेकिन जब पीछे चुनाव लड़ा गया था और इन्होंने बीजेपी वालों ने ये 125 यूनिट दिया था, तो उसमें टैक्स पेयर और नॉन टैक्स पेयर का प्रश्न था। उसमें तो सबको दी गई थी। तो ये भी बात ठीक है कि जो चीज़ सरकार एक बार दे देती है उसको वापस लेना भी ठीक नहीं है। और हमारी पार्टी ने तो ये कहा था कि हम तो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। अब 300 यूनिट नहीं देने की आपकी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। तो हमको कम से कम जो बीजेपी ने दिया था उसको वापस नहीं लेना चाहिए था। सर, तो आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार ने तो ओपीएस भी दिया, अब कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जी आज बिजली बंद हो गई, कल को भाजपा की सरकार आई तो ओपीएस भी बंद हो जाए? वो नहीं, यहाँ सरकारी मुलाजिम जो हैं एक बहुत बड़ी फोर्स है और इनसे पंगा कोई नहीं लेना चाहेगा। जो दे दिया वो इनसे वापस नहीं कोई ले सकता। अच्छा सर, अगली चीज़ के ऊपर आऊँगा। ये तो हो गई इसकी बात। हिमाचल की आर्थिक स्थिति भी वैसे आपको पता है 1 लाख करोड़ का जो है वो कर्जा पहुंचने वाला है, परंतु हम सरकाघाट की स्थिति की ही बात करेंगे। चाहे आप सरकाघाट अस्पताल की बात कर लें, चाहे बलदवाड़ा की बात कर लें, चिकित्सा सुविधाओं की अगर हम बात करें, जो एक WHO की गाइडलाइंस होती है जहां पर हर CHC में आपके पास 5 स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो हैं वो हर वक्त जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। सरकाघाट अस्पताल आपका उन सेवाओं से जो है वो वंचित है, और बलदवाड़ा अस्पताल में भी कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, टेस्टों के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या MRI, बड़ी बड़ी डेटें जो हैं वो मिलनी पड़ रही हैं। तो स्थिति जो सरकाघाट में स्वास्थ्य सुविधाओं की है ये काफ़ी रोज जो है डगमगा रही है। आप कांग्रेस पार्टी में है, सरकार आपकी है, तो आप कभी मुख्यमंत्री जी के पास गए कि सरकाघाट में ये स्थिति है, और आने वाले समय में आप इस स्थिति को कैसे नियंत्रण में रखेंगे, क्योंकि आप भी कांग्रेस के जो हैं वो एक वरिष्ठ नेता हैं? देखिए, ऐसा है, मैं तो अभी को 5-7 दिन पहले जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, डॉक्टर धनीराम शांडिल, उनको मिला था और उनसे मैंने बात की थी। मैंने उनको बोला था कि देखो, सरकाघाट का जो हॉस्पिटल है उसमें 18 डॉक्टरों की पोस्टें सैंक्शन थी, और एक वक्त था जब यहाँ पर 9 स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे और दूसरे और डॉक्टर थे। अब सरकाघाट के हॉस्पिटल में 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, बाकी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं हैं। मैंने कहा है इनको कि सरकाघाट के हॉस्पिटल में आप कम से कम 6-7 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को पोस्ट कीजिए, क्योंकि सरकाघाट का जो हॉस्पिटल है वो केवल गोपालपुर ब्लॉक को ही सर्व नहीं करता। ये सरकाघाट का हॉस्पिटल कम से कम 3-1 लाख आबादी को सर्व करता है। उसमें से गोपालपुर ब्लॉक आता है, धर्मपुर ब्लॉक का बहुत बड़ा हिस्सा आता है, इसमें हमीरपुर का बहुत बड़ा हिस्सा आता है, इसमें बिलासपुर का भी हिस्सा आता है, जिससे इस हॉस्पिटल को फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पर 6-7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर
होना अति आवश्यक है और यहाँ पर पोस्टिंग करनी चाहिए। ये मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी को उनके दफ्तर में जाके ये बात कही थी और केवल ये सरकाघाट की बात नहीं की थी, मैंने बुलदवाड़ा की बात भी की थी। मैंने कहा था कि आप बुलदवाड़ा के जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है बुलदवाड़ा का, वहाँ भी एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। आप बुलदवाड़ा के जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है वहाँ भी आप कम से कम 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीजिए, क्योंकि बुलदवाड़ा भी हमारा बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र है। वहाँ के लोगों को भी दर बदर जाना पड़ता है, तो आप उस हॉस्पिटल में भी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की पोस्टिंग कीजिए। ऐसा ही हमारा जमुनी क्षेत्र है जो इलाका बुजुर्गता में पड़ता है, वहाँ भी एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। वहाँ केवल 2 MBBS डॉक्टर हैं। MBBS डॉक्टर क्या करेंगे? आज की जो MBBS डॉक्टर है उससे आज कोई भी व्यक्ति आम सर्दी जुकाम छोटा मोटा बुखार हो गया तो उसके अलावा ज़्यादा बीमारियों का इलाज लोग नहीं कराना चाहते। तो हम चाहेंगे कि इन तीनों हॉस्पिटल्स में हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स पोस्ट करें और बाकी हमारे 11 प्राइमरी हेल्थ सेंटर और पड़ते हैं। उन 11 प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में भी जहाँ जहाँ MBBS डॉक्टर नहीं है वहाँ पर जो नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के WHO के नॉर्म में कि हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर कम से कम 2 जो हैं डॉक्टर होने चाहिए। उन नॉर्म्स के मुताबिक वहाँ पर आप डॉक्टरों के पोस्टिंग कीजिए ताकि लोगों को सुख सुविधा मिल सके। अच्छा सर, एक अलग प्रश्न, पिछली बार बरसात हुई, आप हमारे साथ चले, हम भी आपके साथ कई जगह पर जाते रहते, आपने खुद कई इलाकों का जो था वो मुआयना हमारे साथ किया। आपने भी देखा कि जगह जगह पर बड़ी तबाही हुई थी, कहीं रोड बंद थे, परंतु अभी भी हम जब अब कल 2-3 दिन से हम लगातार घूम रहे हैं, अपने स्टेट हाईवे को छोड़ के जो गांव के अंदर इंटरनल है, चाहे ज्वाली की आप बात कर लें, चाहे आप टटीही की बाढ़ की बात कर लें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जितना दर्द सरकाघाट को दिया और इनकी इतनी गुंडागर्दी आज पूरे सरकाघाट में हुई है, आपकी सरकार ने FIR भी करवाई, परंतु फिर भी लोगों को जो है अभी भी कहीं कहीं पर डंगे जो हैं वो पूरी तरह नहीं लग पाए हैं। कल भी हम ज्वाली की तरफ कई लोगों से मिले तो उन्होंने बोला कि अभी ठीक है, सरकार ने हमारे को सहायता दी, कईयों ने कहा 7 लाख आए, कईयों ने 3 लाख, कईयों ने 5 लाख, जो सहायता थी आपकी सरकार ने दी, परंतु फिर भी लोगों को अभी मतलब जो डंगे हैं, अभी भी बरसात का जो है मौसम आ रहा है, अभी 1 साल हो गया, परंतु कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें टूटी है। इवन मेरा गाँव जहाँ पे है वहाँ भी सड़कें अभी तक टूटी हैं। तो इनका रख रखाव के लिए भी आपके पास कोई प्लान है? हालांकि आप वरिष्ठ नेता हैं, आप हर समय कांग्रेस अपनी बात जो है सरकाघाट विधानसभा के क्षेत्र की चीफ मिनिस्टर साहब के पास रखते हैं, परंतु ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं अभी भी प्रभावित हैं, इसके ऊपर आप क्या करें? देखिए ऐसा है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो डंगे गिरे थे अभी को 90% वो डंगे नहीं लगे। आप अपने गांव की बात कर रहे हैं, मैं अपने गांव की बात करूं। आप आए हमने मोही से इस तरफ को तो 3 जगह डंगे गिरे हैं, एक डंगा हिलने का। तो इसके लिए केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। हमारी प्रदेश की सरकार ने को 9,000 करोड़ रुपए का पैकेज केंद्र की सरकार से मांगा था, लेकिन केंद्र की सरकार भी हमारे साथ बहुत भेदभाव कर रही है, हमको पैसा नहीं दे रही है। तो केंद्र की सरकार को भी ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। केंद्र की सरकार को भी अब गुजरात के अंदर नुकसान हुआ था, उसी तरह उत्तराखंड में भी नुकसान हुआ था। वहाँ तो सरकारों को पूरा पैसा दे दिया था, लेकिन यहाँ हिमाचल प्रदेश को पैसा नहीं दिया गया। इसलिए ये जो डंगे हैं या सड़कों की रिपेयर है वो यहाँ नहीं ठीक तरीके से हो सकी। वो चाहे ज्वाली है, चाहे गैर का क्षेत्र है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर और सड़कें हैं, वहाँ पर नहीं रिपेयर हो सकी। उसके लिए केंद्र सरकार दोषी है और हम चाहेंगे कि
केंद्र की सरकार जो हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पैसा मांगा था उस पैसे को दे, ताकि अब बरसात तो सिर के ऊपर है, आ जाएगी तो लोगों को बहुत दिक्कत उठानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम चाहेंगे केंद्र की सरकार इमीडिएटली इस पैसे को रिलीज़ करें, ताकि लोगों की सुख सुविधा जो है वो ठीक तरीके से हो सके। सर, अंतिम प्रश्न, ज़्यादा समय जाहिर नहीं करूँगा। आपको क्या लगता है कि ये जो अभी तक, क्योंकि पिछली बरसातें हुई, दर्द तो वो कभी ना भुला देने वाला है, चाहे आप गहरा की तरफ जाइए, पूरे सरका घाट के ऊपर चाहिए, सरकारों ने आप की मदद की, परंतु आपसे अंतिम सवाल यही रहेगा कि सरका घाट की जनता के लिए आप कितने और ज़्यादा जो हैं वो समर्पित रहेंगे? नहीं, हम देखिए, सरका घाट के लोगों ने मुझे 35 साल अपना प्रतिनिधि बना के रखा है, और मेरी कमिटमेंट तो सरका घाट के लोगों के प्रति, जब जान में जान है, जान में सांस में जान है, उन तक मेरा समर्पण यहाँ के लोगों के प्रति। मतलब आपका कहना है कि सरका घाट की जान की, जो सरका घाट के लोगों की सांसें हैं वो समानता आपके अंदर चलती हैं, और जो दुख दर्द सरका घाट के लोगों को है वो आपका दुख है। बिल्कुल, ये बात ठीक है। मैं जब तक हमारी जान में सांस है तब तक हम सरका घाट के लोगों के प्रति समर्पित थे, हैं और रहेंगे। धन्यवाद राव साहब, आपका हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी। तो ये थे, आप यहाँ आए, आपके चैनल का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ रंगीला राम राव जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, जिनका वक्तव्य हमने लोकसभा चुनावों के ऊपर भी रखा, और सरका घाट के जो अलग अलग क्षेत्रों के जो हालात हैं उसके बारे में भी हमने आपके साथ विस्तृत रिपोर्ट बनाई। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।